हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, लीवरेजेस। ये लीवरेजेस क्या हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से समझो जरा प्लीज। सेल्स रेवेन्यू, जो भी हमने प्रोडक्ट अपनी कंपनी में बनाकर बेचा उससे मिलने वाला रेवेन्यू सेल्स में डाल दिया हमने, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कहा मैंने? अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट जो भी यूनिट्स हमने बनाकर सेल की हैं उन्हें बनाने में या सेल करने में जो भी कॉस्ट आई है, कौन सी वाली? वेरिएबल वाली। वो वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद हम इसे नाम देंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दीजिए तो ये आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। यानी ये प्रॉफिट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अभी इसमें से कोई फाइनेंशियल एक्सपेंस माइनस नहीं हुआ है। और पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में बोल रहा हूं, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ही बात की जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कहीं कोई फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंस प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये वही वाला प्रॉफिट है जो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में या अदर चैप्टर्स में प्रॉफिट निकालते आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाम दे दिया, या इसे हमने नाम दिया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, शॉर्ट में ईबीआईटी। यानी ये प्रॉफिट है इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने से पहले का। फिर मैंने कहा इसमें से टैक्स देना है। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने लोन ले रखा है उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि इंटरेस्ट भी एक तरह का खर्चा ही मान लेते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? इंटरेस्ट एक तरह का खर्चा है। आप जो हमें टैक्स देंगे, ये गवर्नमेंट बोल रही है आपसे, आप जो हमें टैक्स देंगे उस प्रॉफिट को निकालते समय आप इंटरेस्ट भी खर्चे के नाम से माइनस कर दें। उसके बाद जो इनकम बचेगी उस पर टैक्स दे देना। मेरी बात समझ आ रही है? हमने निकाला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो ये है, नो डाउट, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि इंटरेस्ट भी आपका खर्चा ही है। आप इस प्रॉफिट में से पहले खर्चा इंटरेस्ट का भी माइनस करो। इंटरेस्ट पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स दे देना। तो इसलिए पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से टैक्स नहीं, इंटरेस्ट माइनस किया गया। देखिए मैंने लिखा थर्ड टर्म पे जो लेस किया है मैंने, यहां पर ये इंटरेस्ट माइनस कर दिया। इंटरेस्ट माइनस हो गया तो अब ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस करके रह गया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं, टैक्स पे कर देंगे तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। और ये अर्निंग किसकी है? कंपनी सिर्फ एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और अगर कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये जो भी अर्निंग बची ये सब अर्निंग शेयर होल्डर्स की है। वो बात अलग है कि कंपनी इस अर्निंग में से डिविडेंड बांटे या ना बांटे। मतलब सर, शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा लगा रखा है, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स को ये अर्निंग ना डिस्ट्रीब्यूट करे। कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। आप सोचिए, मान लीजिए मैं एक कंपनी चलाता हूं, आपने मेरी कंपनी में शेयर्स परचेज किए हुए हैं, आपका पैसा मेरी कंपनी में लगा हुआ है, हमने आपके उस पैसे पर, मैं कौन हूं? कंपनी, हमने आपके उस पैसे पर प्रॉफिट अर्न किया। तो ये प्रॉफिट किसका है? आप ही लोगों का है, पैसा आपने ही लगा रखा है। मैं अगर कंपनी हूं तो मैं तो सिर्फ एक आर्टिफिशियल पर्सन हूं। अच्छा, वो प्रॉफिट आप ही लोगों का है। आप चाहें तो ये प्रॉफिट हम आपको बांट सकते हैं, लेकिन सोचो जरा, कल को आने वाले साल में कंपनी के पास और बेटर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं। कंपनी अगर चाहे तो आपके इस पैसे को रोककर फ्यूचर में और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करके और डबल ट्रिपल प्रॉफिट अर्न कर सकती है। और कल को जो ये डबल या ट्रिपल प्रॉफिट अर्न करेंगे, ये प्रॉफिट भी आप ही लोगों का है। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी क्या करती है? आपको डिविडेंड ना देकर रोक लेंगे और सिर्फ फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपको और डबल ट्रिपल अर्निंग मिले।
अगर उस अर्निंग में से कंपनी ने आपको बांट दिया तो नाम देंगे डिविडेंड, और अगर कंपनी ने वो प्रॉफिट आज ना बांटकर रोक लिया तो हम उसे नाम देंगे रिटेन्ड अर्निंग। क्या नाम देंगे? रिटेन्ड अर्निंग। अर्निंग में से अगर शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो हमने उसे नाम दिया डिविडेंड, और अगर रिटेन कर लेते हैं, रोक लेते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के लिए, तो हम उसे नाम देंगे रिटेन्ड अर्निंग। आपने रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस शीट में नहीं देखी है क्या? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद जो भी टर्म आपने पढ़ी हो, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, किसी भी नाम से आपने पढ़ा हो, ये पता है क्या? ये वही प्रॉफिट है जो है शेयर होल्डर्स का, लेकिन अभी कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। अब ऐसी चीजें तो आपने बैलेंस शीट में 11th क्लास में लायबिलिटी साइड में लिखी हुई देखी होंगी। मैंने क्या बताया? इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो वो फंड है ही जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स से शेयर इशू करते समय लिया था। बाकी जो भी नाम आपने देखा हो, रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हो, जनरल रिजर्व लिखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हो, या रिटेन अर्निंग ही लिखी हो, ये सब क्या है? ये वो प्रॉफिट है जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए ही अर्न किया है, लेकिन अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। बांट देते हैं डिविडेंड, रोक लेते हैं तो मैंने क्या कहा? रिटेन अर्निंग। और ये हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है डिविडेंड पॉलिसी, तो डिविडेंड पॉलिसी सिलेबस में लिखा होगा आपके। यहां तक बात समझ आ रही है आपके? तो हमने यहां पर क्या निकाला? अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए या शेयर होल्डर्स के लिए हमने निकाल दी है अर्निंग आफ्टर टैक्स के नाम से। तो मैंने यहां पर 4 टर्म्स माइनस की हैं, 4 टर्म्स। इन 4 टर्म्स को एक बार समझते हैं, जरा ध्यान से समझना। सिर्फ इन 4 टर्म्स की बात मैं यहां पर करने वाला हूं। किसे पे करने में कंपनी को प्रॉब्लम आ सकती है? मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूं, मुझे अगर मैं अपना ये इनकम स्टेटमेंट बनाऊं तो मुझे किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है? सोचिए जरा। जिस दिन मैंने ये डिसीजन लिया होगा कि हां, अपना स्टूडियो ऑपरेट करते हुए, स्टूडियो बनवाकर हम अपनी अलग से क्लास रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मेरे सामने क्या प्रॉब्लम आई होगी? सोचो जरा। अच्छा, आप लोगों को ये क्लासेस बेची जाती हैं, क्या मिलता है आपको? एक हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स यानी बुक मिलेगी, पेन ड्राइव मिलेगी, और क्या मिलेगा? आपको कोरियर अगर हमें कराना है तो कोरियर चार्जेस बियर करने पड़ेंगे हमें। तो मैंने क्या कहा? ये कैसी कॉस्ट है? ये वेरिएबल कॉस्ट है। आपने वीडियोस परचेज करने के लिए हमें ऑर्डर दिया। अच्छा, जब आपने ऑर्डर दिया तभी आपके लिए बुक की कॉस्ट बियर करनी पड़ी, कोरियर चार्जेस बियर करने पड़े, पेन ड्राइव की कॉस्ट बियर करनी पड़ी। अच्छा, अगर आपका ऑर्डर हमें ना मिलता तो ये कॉस्ट इनकर नहीं होगी। तो यानी ये कॉस्ट कैसी कॉस्ट है? ये कॉस्ट वो कॉस्ट है जो रेवेन्यू पर डिपेंड करेगी। आप लोगों से ऑर्डर आएगा, आप हमें पेमेंट करेंगे, तो आपको ये कॉस्ट हम इनकर करके आपको डिलीवरी हम प्रोवाइड कराएंगे। अब आप सोचिए जरा, ये जो कोरियर चार्जेस हैं, बुक की कॉस्ट है या पेन ड्राइव की कॉस्ट है, क्या हमें इसे पे करते समय कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है? क्या प्रॉब्लम है? जब आप लोगों से फीस लेंगे तो इन सभी कॉस्ट को आपकी फीस में से ही रिकवर किया जाएगा। सोचिए जरा, 5 ऑर्डर आए तो 5 बुक की कॉस्ट, 10 ऑर्डर आए 10 बुक की कॉस्ट, 1000 ऑर्डर आएंगे 1000 बुक की कॉस्ट। अच्छा, जब 1000 ऑर्डर आएंगे तो 1000 स्टूडेंट से रेवेन्यू भी तो मिलेगा। उसी रेवेन्यू में से ये कॉस्ट पे हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम है? कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है? और क्यों प्रॉब्लम नहीं आ रही है? क्योंकि ये कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर, जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर डिपेंड करती है। और जब
नंबर ऑफ ऑर्डर्स या स्टूडेंट्स हमसे वीडियोस परचेज कर रहे हैं तो रेवेन्यू मिल रहा है ना हमें, उसी रेवेन्यू में से इस वेरिएबल कॉस्ट को पे कर दिया जाएगा। इसमें रिस्क क्या है, या मेरे लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इसमें घबराने वाली बात क्या है। एक स्टूडेंट फीस देगा, उसी में से बुक की कॉस्ट हम पे कर देंगे जिससे हम बुक बना रहे हैं, उसी में से कोरियर चार्जेस पे कर देंगे, उसी में से पेन ड्राइव परचेज कर लेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी किसी भी कंपनी के लिए वेरिएबल कॉस्ट पे करना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्यों नहीं है? ये कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करती है। अगर सेल ज्यादा होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यूनिट्स से लिंक्ड है। ये देखिए, सेल ज्यादा होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा होगी, तो सेल में से ही वेरिएबल कॉस्ट दे देंगे। सेल कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। सेल होगी तो वेरिएबल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, और अगर सेल नहीं होगी तो कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। यानी वेरिएबल कॉस्ट पे करना किसी भी कंपनी के लिए कोई रिस्क वाली बात नहीं है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, एक तो हमने यहां पर बात की इस वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट इसी रेवेन्यू, इसी सेल्स में से पे हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसे माइनस करके हमने नाम दिया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन में से फिर हमने माइनस की ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। सोचिए ये कॉस्ट कैसी है। आपको क्लासेस प्रोवाइड कराने के लिए ये जो भी क्लासेस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका सेटअप जो स्टाफ लगाता है, हमारा कैमरा लगाना, ये जो भी मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये सिस्टम ऑपरेट करना, क्लास रिकॉर्ड हो जाने के बाद उसमें जो भी अगर कोई गलती हो गई है तो एडिटिंग कर देना, कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया हो मुझे चेक कराकर एडिट करना। तो ये जो स्टाफ है इसे तो सैलरी दी जाती है, इसकी सैलरी पर मंथ है। दूसरी बात, ये रिकॉर्ड करने के लिए, हमने क्लासेस रिकॉर्ड करने के लिए जो ये स्टूडियो बना रखा है, ये रेंट पर है। इसका रेंट जाता है फॉर एग्जाम्पल ₹2 लाख। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए रेंट देना है, स्टाफ की सैलरी देनी है। ये जो सैलरी और रेंट हमें देना पड़ रहा है, सोचिए जरा, अगर आप लोगों का ऑर्डर आए तो भी ये रेंट और ये स्टाफ सैलरी टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 3 लाख रुपीस है। आप लोगों से ऑर्डर आए, 3 लाख रुपए हमें इस पर खर्च करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है। अच्छा, क्या रेवेन्यू पर डिपेंड करेगा? मान लीजिए सिर्फ 5 ही स्टूडेंट ने हमारी वीडियोस परचेज की, क्या मैं 5 स्टूडेंट से ये 3 लाख रुपए रिकवर कर सकता हूं? 5 स्टूडेंट से जो फीस हमारे पास आएगी, क्या उस फीस में से 3 लाख रुपीस की पेमेंट हो सकती है? सर 3 लाख की पेमेंट कैसे होगी? यानी ये कॉस्ट कैसी कॉस्ट है? ऑर्डर कम आए यानी सेल कम हो तो भी 3 लाख, सेल ज्यादा हो तो भी 3 लाख, सेल हो तो भी 3 लाख, और सेल ना भी हो तो भी, क्या जिनसे स्टूडियो रेंट पर ले रखा है वो ये मान लेंगे कि मैं उनसे कहूं कि सर हमारी सेल नहीं हुई है, किसी कस्टमर ने कोई वीडियो परचेज नहीं की है किसी स्टूडेंट ने, तो मैं आपको रेंट नहीं दूंगा, क्या वो मान जाएंगे? उन्हें क्या मतलब है? उन्हें तो हर साल हर महीने उनका जो रेंट उनके और हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग मुझे उन्हें पे करना ही पड़ेगा। यानी प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है फिक्स्ड कॉस्ट में, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट सेल के कम या ज्यादा होने से चेंज नहीं होती। ये फिक्स्ड कॉस्ट सेल के होने या ना होने पर डिपेंड नहीं करती। अब आप सोचिए, जिस दिन मैं ये डिसीजन ले रहा हूं कि हां हमें ये रेंट पर लेकर ये वीडियोस रिकॉर्ड करनी चाहिए, कितना बड़ा रिस्क है। अगर हमारी सेल उतनी ना हो सकी कि हम ये फिक्स्ड कॉस्ट पे कर सकें, तो मुझे तो अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। रिस्क है कि नहीं है? और क्यों है ये रिस्क? क्योंकि ये कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, सेल पर डिपेंड नहीं करती है। सेल के कम या ज्यादा होने से चेंज नहीं होती है। लमसम अमाउंट में पे करना है, करना ही पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट में ऐसा नहीं था। वेरिएबल कॉस्ट तो सर जितने ऑर्डर आएंगे उतनी वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी, लेकिन ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ये हमारे लिए एक रिस्क है। ये लीजिए, ये रिस्क है, और इस रिस्क को, और रिस्क में से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये पे करना ही है, चाहे आपकी सेल हो
या ना हो, इस रिस्क को हमने नाम दिया ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क ये माइनस कर दिया तो हमने लिख दिया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये हमारी अर्निंग है, इसमें से भी इंटरेस्ट और टैक्स और पे करना बाकी है। फिर हमने इसमें से माइनस किया इंटरेस्ट। अच्छा सोचिए जरा, क्या इंटरेस्ट की पेमेंट करना कोई रिस्क है? इंटरेस्ट देना। मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझ लेना। मान लीजिए मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपीस की। 10 लाख रुपए से कोई एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास है सिर्फ 5 लाख रुपीस, ओनली 5 लाख, 5 लाख रुपए है मेरे पास। अच्छा मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब आप ना मुझे 5 लाख रुपए का लोन दे दो, मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूं, मैं हर साल उस 5 लाख पर आपको 10% का इंटरेस्ट पे करूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हमें यानी मुझे एक 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना है, 5 लाख मेरे पास है, 5 लाख आप मुझे लोन के रूप में दे दें, मैं 5 लाख अपने और 5 लाख आपके मिलाकर एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा और इस 5 लाख पर आपको हर साल 10% का इंटरेस्ट दूंगा। और मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए मुझे दे दिए, 5 लाख मैंने आपके लगाए, 5 लाख मैंने अपने लगाए, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, उस बिजनेस में मुझे हो गया लॉस, डूब गए हमारे पैसे, या डूबे नहीं तो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में लॉस आ रहा है। अच्छा अगर मुझे लॉस हो गया है, मैं आपसे ईयर एंड पर कहूं कि भाई साहब जो आपसे 5 लाख रुपए लेकर मैंने बिजनेस में लगाए थे ना, वहां से प्रॉफिट नहीं मिला, वहां से लॉस हो गया है। अच्छा वो लॉस हो गया है तो मैं आपको इंटरेस्ट पे नहीं कर सकता हूं, क्या आप मान जाएंगे? आप कहेंगे सर मुझसे पूछ के बिजनेस थोड़ी ना किया था आपने, मुझे क्या मतलब है आपने 5 लाख रुपए कौन से बिजनेस में लगाए हैं? मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए हैं, आपने वादा किया था 10% का इंटरेस्ट देंगे, हमें 5 लाख पर 10% 50,000 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए। आपको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि मुझे यहां पर इस बिजनेस से लॉस होने वाला है या प्रॉफिट होने वाला है। सोचिए जरा, अगर मेरा प्रॉफिट इतना अर्न ना हुआ कि मैं आपको 50,000 रुपए दे सकूं तो मुझे फिर भी चाहे अपनी पॉकेट से ही देना पड़े, आपको देना पड़ेगा। यानी प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, इवन लॉस क्यों ना हो जाए, उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन डेट की पेमेंट कंपनी को करनी ही पड़ेगी। तो रिस्क है या नहीं है? अब लोन ले तो लिया, पेमेंट कैसे करें? रिस्क है। यानी इंटरेस्ट की पेमेंट एक ऐसी पेमेंट है जो सेल के होने या ना होने, प्रॉफिट के होने या ना होने, सेल के कम या ज्यादा होने या प्रॉफिट के कम या ज्यादा होने, इवन लॉस हो जाने पर डिपेंड नहीं करती है। इंटरेस्ट देना है तो देना ही पड़ेगा। रिस्क है कि नहीं है? मुझे बिजनेस स्टार्ट करते समय सोचना पड़ेगा कि मैं लोन लूं या नहीं लूं। क्यों? मुझे बिजनेस स्टार्ट करते समय यह सोचना पड़ेगा कि मुझे इतने अमाउंट का इंटरेस्ट हर साल पे करना ही है, और अगर मैं इतनी अर्निंग नहीं कर पाता हूं कि मैं इंटरेस्ट दे सकूं तो अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। रिस्क है। ये देखिए, ये इंटरेस्ट ऑन डेट मैंने यहां पर माइनस किया, ये भी एक रिस्क है। इस रिस्क को हम नाम देते हैं फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मैंने अभी एग्जांपल लिया, आपने ध्यान दिया, मैंने कहा 5 लाख मेरे, 5 लाख आपसे उधार लेकर बिजनेस में लगा दिया, लॉस हो गया, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, आपको मैं 50,000 रुपए हर साल इंटरेस्ट के दूंगा ही, इसलिए रिस्क है। मैं एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करूं, हालांकि यहां पर इस इनकम स्टेटमेंट में जो बात मुझे आपको समझानी थी इंटरेस्ट ऑन डेट के नाम से, वो मैंने डिस्कस कर ली है। मैं कुछ और एक्स्ट्रा डिस्कस करूं,
ध्यान से सुनना जरा प्लीज। मैं इसी एग्जाम्पल को अपने चेंज करता हूं, इसी एग्जाम्पल को चेंज करता हूं। मुझे 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब 5 लाख रुपए मेरे पास हैं, 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, 5 लाख रुपए आप लेकर आइए और आप और हम पार्टनरशिप में 5 लाख रुपए आप लगाइए, 5 लाख रुपए हम मैं लगाऊंगा, 50-50% की पार्टनरशिप में ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने क्या किया, 5 लाख रुपए मैंने अपने लिए, 5 लाख रुपए आपके लिए, लोन नहीं लिया है, पार्टनर बना रहा हूं आपको। एक बिजनेस मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं, 5 आपके 5 मेरे, 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट हो गया। जो प्रॉफिट हुआ उस बिजनेस से, मैं आपसे कहूं कि भाई साहब ये जो प्रॉफिट है ना, चाहे कितना ही लाखों रुपए का प्रॉफिट मैंने अर्न क्यों ना किया हो, वो जो प्रॉफिट हुआ ना, मैं आपको कहूं कि भाई साहब आपने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, ये लो 10% का ब्याज ले लो, आप मान जाएंगे? अगर आपसे लोन लिया होता, मैंने कितना ही प्रॉफिट क्यों ना अर्न किया होता, मैं आपको 50,000 रुपए इंटरेस्ट के देता, आप कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि आपने लोन दे रखा है। तो लोन देते समय हमारा एग्रीमेंट 10% के इंटरेस्ट का ही हुआ था। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आपको पार्टनर बनाकर अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, वहां से जो प्रॉफिट होगा, आप क्या कहोगे, आप 50,000 लोगे मुझसे? आप कहोगे सर 50-50% की पार्टनरशिप है, आधा इंटरेस्ट आधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो हमें, तो उस प्रॉफिट में आपका 50% का शेयर होगा। क्या कोई रिस्क है मेरे लिए? रिस्क बोल दिया है मैंने। प्रॉफिट होगा तो उसी प्रॉफिट में से आपको बांट दूंगा। अच्छा, अगर मान लीजिए बिजनेस में लॉस हो गया तो, अच्छा लॉस हो गया तो आपको मैं आपको अब भी 50,000 रुपए दूंगा क्या? नहीं। अगर लॉस हुआ है तो उसमें भी 50% का शेयर आपका है। क्या आपको मुझे कोई पेमेंट करनी पड़ेगी? कोई पेमेंट नहीं करनी है। बात समझ आ रही है? ये मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल से क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ रहे हो? किसी भी कंपनी का डिबेंचर खरीद लेना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी कंपनी को लोन दे दिया गया हो, और किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लेना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप उस कंपनी में अर्न किए जाने वाले प्रॉफिट में एक भागीदार बन गए हो, एक पार्टनर बन गए हो। और आप सीधा सीधा हिंदी मीनिंग बताना जरा मुझे शेयर का। शेयर वर्ड इंग्लिश वर्ड है क्या, उसका हिंदी मीनिंग बता सकते हो? शेयर का हिंदी मीनिंग क्या है? हिस्सा। वो हिस्सा क्या है? वो हिस्सा है कि जिस कंपनी का आपने शेयर खरीदा है, उस कंपनी के द्वारा अर्न किए गए प्रॉफिट में आपका भी एक शेयर है, आपका भी एक हिस्सा है। मान लो किसी कंपनी के शेयर कैपिटल में 10,000 शेयर हैं, इसी कंपनी की बैलेंस शीट में 10,000 शेयर्स हैं। उस 10,000 शेयर्स में से 100 शेयर्स मैंने खरीदे हुए हैं। 10,000 में से 100 परसेंटेज में बताइए, तो मैंने क्या कहा? 100 आउट ऑफ 10,000 कितना आएगा? 1%। इस 1% स्टेक होल्डिंग का मतलब समझ रहे हो? कंपनी कल को जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी, उस प्रॉफिट में 1% शेयर मेरा है, वो प्रॉफिट मुझे मिलेगा। और लेकिन अगर कंपनी कल को लॉस उठाएगी तो उस लॉस में भी 1% लॉस मेरा है। मैंने कहा कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो उस प्रॉफिट में 1% शेयर मेरा होगा। वो बात अलग है कि कंपनी आज ही बांटे या ना बांटे। बताया मैंने आपको, अगर कंपनी बांटती है तो मैं कहूंगा डिविडेंड मिल गया, और अगर कंपनी रोक लेती है तो वो हमारी ही अर्निंग कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, पे एंड अकाउंट, रिटेन अर्निंग के नाम से दिखा रखी होगी। क्लियर है यहां तक? इंटरेस्ट हर कंडीशन में देना ही पड़ता है, डिविडेंड के साथ ऐसा नहीं है, शेयर होल्डर्स के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन जिनसे लोन लिया है, जिनसे डिबेंचर इशू करके पैसा उठाया है, बॉन्ड्स इशू करके पैसा उठाया है, उन्हें उन पर हर साल इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही पड़ेगी। ये रिस्क है। प्रॉफिट हो या लॉस, प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो, सेल हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन डेट हमेशा पे करना ही पड़ेगा। अगर लॉस हो गया है तो अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा,
इसलिए हम इसे कह रहे हैं रिस्क। और इस रिस्क को हमने क्या नाम दिया? फाइनेंशियल रिस्क। आगे देखो जरा, फोर्थ एलिमेंट मैंने क्या माइनस किया लास्ट में? इंटरेस्ट ऑन डेट माइनस करके हमने लिखा अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से टैक्स देना है। टैक्स किसे देना है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दे रहे हैं। क्या इनकम टैक्स देना कोई रिस्क है? सोचिए जरा। सर इनकम टैक्स प्रॉफिट होगा तो देना है, प्रॉफिट होगा तभी तो इनकम टैक्स देना है। मुझे लॉस हो गया तब भी गवर्नमेंट कहेगी कि आपको लॉस हो गया, आप हमें टैक्स दो। अब किस बात का टैक्स दें? टैक्स इनकम पर लग रहा है, जब इनकम ही नहीं है तो टैक्स किस बात का? अच्छा, यानी टैक्स की फिगर कैसी होगी? प्रॉफिट है तो टैक्स जाएगा, प्रॉफिट नहीं है तो टैक्स नहीं जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा है, प्रॉफिट कम है तो टैक्स भी कम है, यानी ये टैक्स प्रॉफिट पर बेस्ड होगा। तो क्या कोई रिस्क है? जब प्रॉफिट अर्न कर लिया है तो उसी प्रॉफिट में से ही टैक्स पे नहीं किया जा सकता, उसी प्रॉफिट में से टैक्स भी पे कर देंगे। प्रॉब्लम क्या है? टैक्स देना कोई रिस्क नहीं है। तो यानी इस पूरे इनकम स्टेटमेंट में दो तरह के रिस्क निकल कर आए। वो कौन से? एक जिसे मैंने कहा यहां पर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरा जिसे हमने यहां पर कहा इंटरेस्ट ऑन डेट। बात समझ आ रही है क्या? इस इनकम स्टेटमेंट को समझाते हुए मैंने और भी बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। डिबेंचर खरीदना मतलब कंपनी को एक लोन देने के बराबर है। जिसने कंपनी का डिबेंचर खरीदा है उससे हर साल इंटरेस्ट मिलेगा ही, कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो। शेयर खरीदना, कंपनी के प्रॉफिट में एक शेयर अपना बना लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पार्टनरशिप कर लेते हैं। बात समझ आ गई है? यहां तक दो तरह के रिस्क निकल कर आए, ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। हमने इन दोनों रिस्क को कंप्यूट करना है। अब ये कंप्यूटेशन कैसे होगी वो समझिए। पढ़ लेते हैं हमने नोटिंग क्या की थी स्टार्टिंग से। लीवरेजेस। लीवरेजेस आर द टूल्स ऑफ मेजरिंग रिस्क इन ए कंपनी। एक कंपनी में कितना रिस्क है उसे एनालाइज करने के लिए लीवरेजेस टूल्स कहे जाते हैं। रिस्क इन ए कंपनी इज कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। किसी भी कंपनी में रिस्क को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग ऑब्लिक बिजनेस रिस्क एंड सेकंड वन फाइनेंशियल रिस्क। तो पहले हमने बात की ऑपरेटिंग रिस्क की, ध्यान से समझो। व्हेन ए कंपनी कैरिंग आउट इट्स डे टू डे ऑपरेशन, ऑपरेशंस करो इसे। जब एक कंपनी अपना नॉर्मल बिजनेस करती है, परचेज सेल करती है, देन इट हैज टू इनकर सम ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंपनी को कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट है जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। लाइक फैक्ट्री रेंट, सुपरवाइजर सैलरी। अब सुपरवाइजर की सैलरी तो पर मंथ है, आपकी सेल कम हो रही है या ज्यादा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टाफ सैलरी। दिस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रिस्क, और इस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को हम नाम देते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। फिक्स्ड कॉस्ट की ही बात क्यों की है, बात समझ आ गई होगी आपको। वेरिएबल कॉस्ट पे करना कोई रिस्क वाली बात नहीं है, क्योंकि सेल में से ही पे हो सकता है। दिस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क इज कंप्यूटेड थ्रू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज से हम ऑपरेटिंग रिस्क कंप्यूट कर सकते हैं। DOL प्रेजेंट्स ए रिलेशन बिटवीन contribution and earning before interest and tax, that is EBIT। एक बार जरा देखो जो इनकम स्टेटमेंट हमने बनाया है, हम कौन से रिस्क की बात कर रहे हैं? हम इस ऑपरेटिंग रिस्क की बात कर रहे हैं। तो ये कहां से कहां कवर हो जाता है? सर ये रिस्क हमारा कवर हो रहा है यहां से यहां पर कवर हो गया, इसके बीच में दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो कवर हो गया, तो इसे हमने क्या नाम दिया था? कंट्रीब्यूशन, और इसे हमने क्या नाम दिया? EBIT। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT कर दो,
DOL निकल जाएगा। ऑपरेटिंग रिस्क कितना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। समझ आया आपको? ऑपरेटिंग रिस्क कवर किसके बीच हो रहा है, कंट्रीब्यूशन और EBIT के बीच। तो हमने कहा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ये निकाल दीजिए, DOL आ जाएगा। और देखना यही तो लिखा है, ये देखो DOL इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो दूसरा रिस्क हमने बात की, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या है, एक एग्जांपल और लेता हूं, ध्यान से सुनना। वर्ड मैं यूज कर रहा हूं यहां पर फाइनेंशियल। फाइनेंशियल रिस्क लोन वाला रिस्क होता है। आप कभी किसी शोरूम में गए हैं? शोरूम, कार का शोरूम हो सकता है, बाइक, स्कूटी, टू व्हीलर, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। गए होंगे, खुद नहीं तो किसी फ्रेंड के साथ किसी को और को परचेज करवाने, किसी की हेल्प करने, कैसे किसी भी तरह से हो सकता है। अच्छा, जब वहां पर जाकर आपने मान लीजिए कोई टू व्हीलर देखा, पहले तो शोरूम वाले आपसे पूछेंगे कि सर कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सी बाइक चाहिए, या कौन सी टू व्हीलर आप देखने आए हैं। आप उसे मॉडल बताओगे, वो आपको दिखाएगा। अच्छा, जब वो मॉडल आप देखेंगे, आप पूछेंगे कि सर या मैडम ये कितने का पड़ेगा टू व्हीलर आपको। तो उनका पहला क्वेश्चन क्या होता है, उनका पहला क्वेश्चन, सर कैश लेना है या फाइनेंस कराना है। होता है क्वेश्चन या नहीं, कैश लेना है या फाइनेंस कराना है। मैं वर्ड फाइनेंस का मीनिंग बता रहा हूं आपको। कैश लेना है मतलब आप कैश पेमेंट कीजिए या बैंक से पेमेंट कीजिए, आपको आपकी गाड़ी मिल जाएगी। फाइनेंस कराने का मतलब क्या है, फाइनेंस कराने का मतलब है क्या आपको लोन लेकर परचेज करना है। अच्छा, फाइनेंस कौन करेगा, और आप कहते हैं कि हमें फाइनेंस कराना है, तो वहीं पर उसी शोरूम में एक बैंक डिपार्टमेंट के बंदे भी होंगे, और वो क्या कहते हैं, आपको वहां पर ले जाकर छोड़ देंगे आपसे। अब वो बैंक डिपार्टमेंट का बंदा बात करेगा कि कितनी किस्तें करानी है, इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है, वगैरह वगैरह। आप समझे, पता है वो बैंक क्या करता है, वो आपके बिहाफ पर उस शोरूम को पेमेंट कर देगा। यानी जिस कंपनी की आपने गाड़ी परचेज की है, उस कंपनी को पेमेंट मिल गई, वो किसने दे दी, उस बैंक ने दे दी। आप जो हर महीने इंस्टॉलमेंट देंगे, EMI देंगे, वो उस कंपनी को नहीं जाती है, वो उस बैंक को जाती है जिस बैंक ने आपके बिहाफ पर पेमेंट कर दी है। यानी आपने एक एसेट खरीदी और उस एसेट में बैंक से पैसा लेकर खरीदी, उस बैंक ने कंपनी को पे कर दिया, एसेट आपको मिल गई। इसे कहते हैं हम फाइनेंस कराना। आप जो इंस्टॉलमेंट की पे करेंगे वो उस कंपनी को नहीं, वो उस बैंक को जाएगी जिसने आपके बिहाफ पर पेमेंट की है, और वो बैंक आपसे इसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इसे कहते हैं हम फाइनेंस कराना। यानी किसी और से पैसा लेकर अपनी एसेट में इन्वेस्ट कर देना। कंपनी ने बिजनेस चलाने के लिए मशीन खरीदनी है तो बैंक फाइनेंस करता है। बैंक लोन देता है, बिजनेस लोन की नहीं देता। वो बिजनेस लोन क्या है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। कंपनी ने एसेट खरीदनी है, बैंक से पैसा लेकर एसेट खरीद ली, तो उसे कहते हैं फाइनेंस कराना। अब उस जो बैंक से फाइनेंस कराया है उस पर इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे करना है तो हम इसे नाम देते हैं फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। और ये फिक्स्ड है, ये देना ही पड़ेगा। उस बैंक को कोई मतलब नहीं है कि आपने उस बिजनेस से प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस उठाया है। बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं मैं एक एक टर्म। ऑपरेटिंग, बिजनेस को ऑपरेट करने की वजह से बियर की जाने वाली फिक्स्ड कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। फाइनेंशियल रिस्क किसे कह रहे हैं हम, अपने बिजनेस को फाइनेंस करने की वजह से जो इंटरेस्ट पे हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं हम फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। ध्यान रहेगी बात। पढ़ना जरा क्या लिखा है हमने फाइनेंशियल रिस्क में। इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट, ये वर्ड का मीनिंग निकाल पा रहे हो आप। जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट में पैसा कहां से लगाया है, फाइनेंस करके लगाया है, किसी और से, किसी बैंक से लेकर लगाया है। और कंपनी जरूरी नहीं बैंक से ले, कंपनी मार्केट में डिवेंचर इशू कर देती है। वो डिवेंचर एक तरह से वैसा ही है जैसा कि लोन लेना है, फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को। पढ़िए, इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट ए कंपनी हैज टू इनकर सम, कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट लिखी है यहां पर मैंने,
some financial fixed cost like interest on debt. मैंने इसे एक ओवरऑल नाम, कॉमन नाम दे दिया था, डेट. दिस फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क, और इस फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट को हम नाम देते हैं फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क इन ए कंपनी इज कंप्यूटेड थ्रू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. क्या टर्म आ गई यहां पर? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. अच्छा, ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकलेगी? नीचे देखो जरा. जैसे मैंने ऑपरेटिंग रिस्क को कवर करने की बात की थी, एक बार जरा फाइनेंशियल रिस्क को कवर करने की बात करो. फाइनेंशियल रिस्क कहां से कहां कवर हो रहा है? यह है हमारा फाइनेंशियल रिस्क. ये देखिए, ये था हमारा ईबीआईटी, और यहां से ये हमारा फाइनेंशियल रिस्क यहां से यहां पर कवर हो गया. दिखाई दे रहा है आपको? यहां से यहां पर हमारा फाइनेंशियल रिस्क कवर हो गया. यानी इंटरेस्ट पे करने से पहले हमने क्या नाम दे रखा था? इसे नाम दिया हुआ था ईबीआईटी, और इंटरेस्ट पे करने के बाद हमने इसे नाम दिया ईबीटी. ईबीआईटी और ईबीटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग बिफोर टैक्स, इसके बीच में फाइनेंशियल रिस्क कवर हो जाता है. तो वैसे ही जैसे डीओएल निकाला था, डीएफएल भी निकल जाएगा. कैसे निकलेगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. देखिए जरा क्या लिखा था हमने, यहीं पर पढ़ने. डीएफएल presents a relation between earning before interest and tax, that is EBIT, and earning before tax, that is EBT. और यही फॉर्मूला मैंने फिर नीचे लिख दिया है. यहां पर देखिए, DFL इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT. आगे देखो फिर क्या लिखा हमने. नोट, higher DOL presents high operating risk in the company, higher DFL presents high financial risk in the company. DOL जितना ज्यादा होगा मतलब उस कंपनी में ऑपरेटिंग रिस्क उतना ही ज्यादा है. DFL जितना ज्यादा होगा मतलब उस कंपनी में उतना ही फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है. समझ आ गए दोनों तरह के रिस्क? मैंने आपको यहां पर 4 टर्म्स डिस्कस की थी, और मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल कॉस्ट कोई रिस्क नहीं है, टैक्स भी कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट सेल पर डिपेंड करेगी और टैक्स प्रॉफिट पर डिपेंड करेगा. जब सेल हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट उसमें से पे हो सकती है, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में से टैक्स भी दिया जा सकता है. प्रॉब्लम वाला एरिया क्या है? एक ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और एक इंटरेस्ट. इन्हें हमने नाम दिया रिस्क का. बहुत डिटेल में मैंने ये पॉइंट डिस्कस किए हैं. मुझे नहीं लगता कि किसी को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम अभी तक आ सकती है.